स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम हमारे जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज उसके भाग 37 में रीट परीक्षा के लिए व्यक्तित्व मापन से संबंधित 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न तथा आने की इनकी संभावनाएं रहती है। तो इन प्रश्नों को आज हम देखेंगे कि 25 प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप इससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, आरके विद एजुकेशन। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इन जो पार्ट वाइज जो हमने ये प्रश्न हमने लिए हैं, इनकी जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी रीड साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहां से एक बार विजिट कर लें। इसके बाद में आज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, व्यक्तित्व मापन का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्ति की ऊंचाई मापना, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्ति की क्षमताओं और विशेषताओं का आकलन करना, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को मापना, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व मापन का जो अर्थ है वो है व्यक्ति की क्षमताओं और विशेषताओं का आकलन करना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व मापन में उपयोग की जाने वाली प्रमुख विधि कौन सी है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रश्नावली विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रेक्षण विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व मापन में उपयोग की जाने वाली विधियों में प्रश्नावली विधि भी है, प्रेक्षण विधि भी है और साक्षात्कार विधि भी है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर रहेगा। कल भी मैंने आपको बताया था विधियां दो प्रकार की होती है व्यक्तित्व मापन की, एक होती है अप्रक्षेपी या निरप्रक्षेपी विधि, एक होती है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि इसमें 5 विधियां मैंने आपको बताई थी और इसके अंदर भी 3 भागों में इनको बांटा गया है। एक होती है आत्मनिष्ठ विधियां, एक वस्तुनिष्ठ और एक होती है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो ये जो सारी विधियां हैं ये इंपॉर्टेंट होती है। प्रश्नावली विधि भी है, प्रेक्षण विधि भी है और साक्षात्कार विधि भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्नावली विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहार का विश्लेषण के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मापने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है स्मृति का परीक्षण के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक स्वास्थ्य की जांच के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्नावली विधि का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को मापने के लिए प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्नावली अलग अलग तरह की होती है, खुली प्रश्नावली होती है, बंद प्रश्नावली होती है। खुली प्रश्नावली इसमें व्यक्ति अपने हिसाब से आंसर दे सकता है। बंद प्रश्नावली होती है उसके अंदर हाँ या ना में जवाब देना होता है। बंद प्रश्नावली एक होती है संरचित प्रश्नावली, एक असंरचित, एक अर्धसंरचित, इस प्रकार प्रश्नावलियां होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, प्रश्नावली विधि का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तित्व मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को जानने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तित्व के गहरे स्तरों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है समस्या समाधान में सहायता के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रोजेक्टिव तकनीक का मतलब हो गया प्रक्षेपी विधियां। कौन सी विधियां, प्रक्षेपी विधियां। और प्रक्षेपी विधियों का जो उपयोग किया जाता है व्यक्तित्व के गहरे स्तरों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रोजेक्टिव विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है सांख्यिकी विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्तिपरक विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका अनुत्तरित प्रश्न। तो रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण है, जो इसके प्रवर्तक हैं वो तो है हरमन रोरसा। कौन सा है, हरमन रोरसा है। इसके अंदर 10 कार्ड होते हैं जिसमें से 5 कार्ड काले होते हैं। 5 कार्ड क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं, काले रंग के। और 2 कार्ड होते हैं काले व सफेद, काले व सफेद। और 3 कार्ड होते हैं अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगों के। 10 कार्ड इसके अंदर होते हैं। और रोरसा शायद धब्बा जो परीक्षण है ये एक प्रोजेक्टिव यानी प्रक्षेपी विधि है। कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि है। तो सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, व्यक्तित्व अध्ययन के लिए सबसे सामान्य उपकरण कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है परीक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रश्नावली, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मकथात्मक विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है साक्षात्कार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए सबसे सामान्य उपकरण जो है वो है प्रश्नावली विधि। कौन सा है, प्रश्नावली। व्यक्ति से जिस टॉपिक जिस व्यक्ति का आप व्यक्तित्व जानना चाह रहे हो उसके सामने कुछ प्रश्न रखे जाते हैं, उनका उनसे उत्तर चाहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रश्नावली विधि। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 है, परीक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तित्व के गुणों का विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक तनाव का मूल्यांकन, ऑप्शन 4 दे रखा है क्षमताओं का विश्लेषण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो परीक्षण विधि का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8 है, टीएटी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है बौद्धिक परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिक परीक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वास्थ्य परीक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो टीएटी जो परीक्षण है यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको बोलते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, इसको बोला जाता है बोध परीक्षण। एक तो होता है टीएटी, एक होता है सीएटी, एक होता है एसएटी। ये चिल्ड्रन के लिए और ये सीनियर लोगों के लिए। तो टीएटी में होते हैं
कुल कार्ड जो इसके अंदर होते हैं वो कार्ड होते हैं 30+1 होते हैं इसके अंदर, 30+1, जिसमें से 10 पुरुषों के लिए होते हैं, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए। तो इसमें अगर पुरुष की व्यक्तित्व का पता लगाना है तो 10+10+1 कार्ड का उपयोग किया जाएगा, और इसको चित्र कहानी विधि भी इसको बोला जाता है, चित्र कहानी विधि। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मार्गन व मुरे। कौन है? मार्गन व मुरे इसके प्रवर्तक हैं। इसके बाद में सीएटी जो है, इसके जो प्रवर्तक, सीएटी की जो प्रवर्तक है वो है ल्यूपेलेड बेलक। ल्यूपेलेड बेलक इसके प्रवर्तक है, और इसके भी वही है ल्यूपेड बेलक। और इसके अंदर जो कार्डों का उपयोग किया जाता है, इसके अंदर कम कार्ड उपयोग किए जाते हैं। इसके अंदर 7 ये कार्ड जो है 10 कार्डों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। इसके अंदर 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है, और जानवरों बच्चों की तस्वीर इसमें बालकों को दिखाई जाती है। ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। ये तो होता है 4 से 13 वर्ष के बालकों के लिए, 4 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए होता है ये। तो इसका जो सही आंसर रहेगा टीएटी अप्रिसिएशन टेस्ट किससे संबंधित है? ये व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक मापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक स्वास्थ्य का विश्लेषण, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक शक्ति नापना, ऑप्शन 4 दे रखा है वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामाजिक मापन का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना ही सामाजिक मापन का उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, साक्षात्कार विधि किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन 1 दे रखा है अप्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है सांकेतिक विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो साक्षात्कार जो विधि है वो कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है भाई। जिसका भी हम इंटरव्यू या साक्षात्कार लेंगे वो हमारे सामने मौजूद होगा। तो ये कौन सी विधि हो गई? ये प्रत्यक्ष विधि हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिपरक होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रोजेक्टिव तकनीक, ऑप्शन 2 दे रखा है सांख्यिक तकनीक, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रेक्षण विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है दोनों ए और सी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिपरक का मतलब हो गया आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ की तरह। तो उसमें प्रोजेक्टिव तकनीक भी हो सकती है और प्रेक्षण विधि भी हो सकती है, क्योंकि अगर इनको जो भी इनका जो मतलब प्रोजेक्टिव तकनीक और परीक्षण विधि से अगर कोई व्यक्ति किसी के व्यक्तित्व का मापन कर रहा है तो वो अपने इच्छा अनुसार उन व्यक्तियों के से संबंधित उनका जो व्यक्तित्व उसको वो बदल भी सकता है प्रोजेक्टिव विधि में और प्रेक्षण विधि में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोनों ए और सी। व्यक्तिपरक का मतलब क्या हो गया? आत्मनिष्ठ की तरह हो गया। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि व्यक्ति व्यक्तित्व का मापन कर रहा है ना, उसका दृष्टिकोण भी इस पर निर्भर करेगा कि सामने वाले का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। तो ये व्यक्तिपरक होता है, तो दोनों ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्ति की क्षमताओं का मापन, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहार का मूल्यांकन, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्तित्व के पहलुओं का अध्ययन, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व परीक्षण का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति की क्षमताओं का मापन भी हो सकता है, व्यवहार का मूल्यांकन हो सकता है, और व्यक्ति के पहलुओं का अध्ययन हो सकता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किस प्रकार की प्रश्नावली में केवल हाँ या नहीं के उत्तर दिए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा खुला प्रश्न, ऑप्शन 2 दे रखा बंद प्रश्न, ऑप्शन 3 दे रखा है अर्धसंरचित प्रश्न, ऑप्शन 4 दे रखा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो किस प्रकार की प्रश्नावली में केवल हाँ या नहीं में उत्तर दिए जाते हैं? तो वो होती है बंद प्रश्नावली। कौन सी होती है? बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें उत्तर दे सकते हो, और बंद प्रश्नावली में केवल आपको हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है। कई बार इस प्रकार के हमारे पास में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रैपिड फायर जो चलता है, जैसे कई रियलिटी शो होते हैं उसके अंदर रैपिड फायर नाम से एक बीच में एक कार्यक्रम चलाते हैं, तो उसमें वो प्रश्न पूछते हैं और उनको केवल हाँ या ना में जवाब देना होते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली होते हैं ये होती है बंद प्रश्नावली। बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त प्रथम विधि कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रेक्षण विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रश्नावली विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मकथा विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सही आंसर रहेगा इसका प्रेक्षण विधि। व्यक्तित्व मापन में जो प्रथम विधि है वो कौन सी है? प्रेक्षण विधि है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 है, किस विधि में व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है केस स्टडी विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रोजेक्टिव विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है समूह परीक्षण विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस विधि में व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है? तो वास्तविक पता जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है केस स्टडी विधि में। कौन सी विधि में? केस स्टडी विधि में लगाया जाता है पता व्यक्ति का। इसके अंदर जो वास्तविक स्थिति होती है उसका वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है केस स्टडी में। और इसको जो हिंदी में बोलते हैं इसको जीवन व्रत विधि भी बोलते हैं, जीवन व्रत इसको बोलते हैं जीवन व्रत विधि, या इसको बोलते हैं व्यक्ति इतिहास विधि, इसको बोलते हैं व्यक्ति इतिहास विधि, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं केस स्टडी। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन इसके प्रवर्तक है। और इसमें बालक का जो असामान्य जो व्यवहार होता है उसको जानने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो लक्ष्य होता है इस विधि का, बालक की समायोजन संबंधी समस्याओं
व कठिनाइयों का पता लगाकर उसका उपचार किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केस स्टडी विधि, और टाइडमैन इसके प्रवर्तक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहार परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक परीक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कल भी ये आया था MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये जो है व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है, और इसका जो भारतीय संस्करण है, इसका भारतीय संस्करण जो प्रस्तुत किया है वो किया है मलिक व जोशी ने। किसने किया है? संस्करण जो प्रस्तुत किया है वो किया है मलिक और जोशी ने, मलिक व जोशी ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, प्रोजेक्टिव तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है गुप्त इच्छाओं और भावनाओं का पता चलता है, ऑप्शन 2 दे रखा है त्वरित परिणाम प्राप्त होते हैं, ऑप्शन 3 दे रखा है सटीक सांख्यिकी डेटा मिलता है, ऑप्शन 4 दे रखा है यह लागत प्रभावी होती है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रोजेक्टिव तकनीक का मुझे मुख्य लाभ है वो होता है गुप्त इच्छाओं और भावनाओं का इसके अंदर पता चलता है। तो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या रहेगा? एक तो ये क्या है, जो प्रक्षेपी विधि है इसके अंदर व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसका जो अध्ययन किया उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा रहा है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो व्यक्ति की गुप्त इच्छाएं होती है और उनकी जो भावनाएं होती है उनके बारे में इसमें पता चलता है। तो सही आंसर इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, समूह परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है एकाधिक व्यक्तियों के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक स्वास्थ्य जांच के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यवहार अध्ययन के लिए, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समूह परीक्षण का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? व्यक्तिगत एक से एकाधिक व्यक्तियों के विश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बी आंसर इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, सही आंसर इसका रहेगा एकाधिक व्यक्तियों के विश्लेषण के लिए समूह परीक्षण का जो उपयोग किया जाता है एक से अधिक व्यक्तियों के विश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, सकारात्मक व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रोजेक्टिव विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रश्नावली विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षण विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, सही आंसर इसका रहेगा प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रश्नावली विधि का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है आनुवांशिकता, ऑप्शन 2 दे रखा है वातावरण, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो आनुवांशिकता भी है, वातावरण भी है और शिक्षा भी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा। व्यक्तित्व विकास के लिए आनुवांशिकता भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है और वातावरण भी जरूरी है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, IQ और व्यक्तित्व के बीच संबंध किस तकनीक से मापा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सांख्यिकी तकनीक, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक तकनीक, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रोजेक्टिव तकनीक, ऑप्शन 4 दे रखा है केस स्टडी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो IQ और व्यक्तित्व के बीच का संबंध किस तकनीक से मापा जाता है? तो वो है स्टैटिस्टिक्स मेथड, यानी सांख्यिकी तकनीक। सांख्यिकी तकनीक के द्वारा व्यक्तित्व और IQ यानी बुद्धिलब्धता के बीच में जो है संबंध मापा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22 है, व्यक्तित्व मापन का प्रयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया था? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षा, ऑप्शन 2 दे रखा है चिकित्सा, ऑप्शन 3 दे रखा है सैन्य, ऑप्शन 4 दे रखा है उद्योग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। व्यक्तित्व मापन का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो किया गया था सेना के क्षेत्र में। किसमें किया गया था? युद्ध के समय सेना के क्षेत्र में, युद्ध के समय सेना के क्षेत्र में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, सेना के क्षेत्र में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23 है, सांख्यिकी विधि में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गणना उपकरण, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रश्नावली, ऑप्शन 3 दे रखा है आंकड़ों का विश्लेषण, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक विश्लेषण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सांख्यिकी विधि में जो नाम इसका सांख्यिकी विधि, तो आंकड़ों से संबंधित विधि होने वाली है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सांख्यिकी विधि में किसका उपयोग किया जाता है? आंकड़ों के विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24 है, CAT चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बच्चों के व्यक्तित्व मापन के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है वयस्कों के व्यक्तित्व मापन के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है समूह परीक्षण के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है सांख्यिकी परीक्षण के लिए, और ऑप्शन जो अलग आगे दे रखा है ऑप्शन 4 दे रखा है सांख्यिकी परीक्षण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। और अपन से पूछा क्या है कि CAT का जो परीक्षण है हमारा उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो CAT जो परीक्षण है इसका उपयोग किया जाता है बच्चों के जो व्यक्तित्व मापन होता है उसके लिए इसमें उपयोग किया जाता है। इसका 4 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। 10 कार्ड इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर बच्चों को जानवरों और बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाती है, जानवरों और बच्चों की तस्वीरें इसके अंदर दिखाई जाती है। और इसके जो प्रवर्तक हैं इस विधि के वो हैं ल्यूपेलेड बेलक इसके वो हैं, क्या नाम से प्रवर्तक हैं या जनक है। और इसी के आधार पर एक और विधि है SAT, उसमें सीनियर अप्रेशन टेस्ट होता है, प्रोडो के लिए टेस्ट होता है। तो प्रोडो के लिए टेस्ट होता है तो इसके अंदर भी कितने कार्डों का उपयोग किया जाता है? इसके अंदर 16 कार्डों का उपयोग किया जाता है।
कितने कार्ड होगा, 16 कार्ड का इसका उपयोग किया जाता है, 10 कार्ड का इसके अंदर किया जाता है, और जो क्या नाम से TAT है इसके अंदर 30+1 कार्डों का उपयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग मापन की विधियां हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बच्चों के व्यक्तित्व मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्टिव तकनीक का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन 1 दे रखा है रोरसाक टेस्ट, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रश्नावली, ऑप्शन 3 दे रखा है साक्षात्कार, ऑप्शन 4 दे रखा है IQ टेस्ट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रोजेक्टिव तकनीक का कौन सा उदाहरण है? तो रोरसाक जो टेस्ट है यानी कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो कौन सा है? हमारा प्रोजेक्टिव मेथड है, यानी कि प्रक्षेपी विधि है। कौन सी विधि है? ये प्रक्षेपी विधि है। और प्रश्नावली, साक्षात्कार और IQ टेस्ट ये अप्रक्षेपी विधियां हैं, अप्रक्षेपी विधियां हैं ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, बायोग्राफिकल विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्ति के जीवन के इतिहास का, ऑप्शन 2 दे रखा है उसके मानसिक स्वास्थ्य का, ऑप्शन 3 दे रखा है उसकी शिक्षा का, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक संबंधों का। तो बायोग्राफिकल मतलब जीवन वृत्त विधि, जीवन वृत्त या इसको केस स्टडी बोलते हैं। इसके अंदर व्यक्ति के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई बायोग्राफिकल का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति के जीवन का इतिहास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम शब्दों के जो शब्द दे रखे होते हैं उनके आधार पर भी हम उनको हल कर सकते हैं, उनके लिए आपको साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा वह है व्यक्तित्व मापन में रिपोर्टिंग स्केल का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तित्व गुणों को मापने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहार विश्लेषण के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रोजेक्टिव अध्ययन के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है सांख्यिकी डेटा संग्रहण के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्तित्व मापन में रिपोर्टिंग स्केल का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है व्यक्तित्व के गुणों को मापने के लिए। तो ये जो होती है ये होती है एक रेटिंग स्केल, रेटिंग देनी पड़ती है इसमें व्यक्तित्व के गुणों को। जैसे हम किसी भी चीज की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें हमको 5 स्टार में से रेटिंग देनी होती है, इसी प्रकार ये विधि उपयोग की जाती है। इसके अंदर होता क्या है, इसके पैनल बैठता है 5 या 6 लोगों का, और उसके अंदर आपके जो गुण है वो बताए जाते हैं। फिर लोग आपके जो व्यवहार को देखकर उसके अंदर उसके आपको नंबर देते हैं। तो उस प्रकार से व्यक्तित्व के गुणों का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी विधि सांख्यिकी और सटीक परिणाम प्रदान करती है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रेक्षण विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रश्नावली विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रोजेक्टिव विधि और प्रोजेक्टिव तकनीक, ऑप्शन 4 दे रखा है केस स्टडी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सी विधि सांख्यिकी और सटीक परिणाम प्रदान करती है? तो प्रश्नावली विधि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में एक प्रश्न हो रहा है हमारा 29वां, व्यक्तित्व विकास के लिए प्रमुख सामाजिक कारक कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है परिवार, विद्यालय और समाज, और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व विकास के लिए प्रमुख सामाजिक कारक है, परिवार भी है, विद्यालय भी है और उसका समाज भी रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 29 प्रश्न हमने इसमें लिए हैं, और ये सारे के सारे जो प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित प्रश्न है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। हमने 2 भागों में लगभग 60-65 प्रश्न हमने इसमें देख लिए। तो अब हम जो व्यक्तित्व मापन का जो हमारा टॉपिक था वो अब यहाँ पर खत्म हो गया है। तो अब हमारे जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा, एक तो समायोजन है, समायोजन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुंठा, अंतर्द्वंद, ये टॉपिक हमारे इसके अंदर बचे हैं। तो इन टॉपिकों को हम जो आने वाले भाग हैं उसके अंदर हम हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है RK विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अपने उन मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर जरूर कर दें। और इसके अलावा हमने जो टीचिंग मेथड की सीरीज स्टार्ट की है तो आप उनको एक बार अवश्य देखें, क्योंकि साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को कुल मिला के 80 मार्क्स का ये जो है अंकबार होता है इनका। तो अगर आप 80 नंबर की तैयारी करते हो तो आपको आगे ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इन दोनों जो टॉपिक हैं इनको तो अच्छे से क्लियर कर लें, हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें।